नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। क्रांति की सबसे बड़ी मशाल बुझ गई, आंदोलन की सबसे बड़ी आवाज मौन हो गई, समाजवाद का एक बड़ा चेहरा हमेशा हमेशा के लिए सो गया। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस नहीं रहे और उनके साथ नहीं रही वो साहसिक राजनीति जिसने कभी सत्ता की धुरी हिलाई तो कभी नई सत्ता का निर्माण किया। अपने देश के सुरक्षा के लिए आप यहाँ पर तैनात हो तो ये पूरे ख्याल अपने मन में रखकर अपना कार्य को करते रहना, जैसे करते आए हो कि सारा देश, हर व्यक्ति आप लोगों के बारे में न केवल सोच रहा है बल्कि आपका एक एक कदम पर उनकी नजर है। कुछ तो हुआ है कि खामोशी चीखती है शोर की सबसे ऊंची टहनी से। कुछ तो हुआ है कि सर्द रुतों की पुरवाई सिसकती है उदासियों के कंधों पर। कुछ तो हुआ है कि आजाद ख्यालों के अध्याय के पन्ने फड़फड़ाते हैं पतझार के माफिक। ये कौन गया है कि महफिलें बियाबान हो गई। उनके जाने से हमारे एक बहुत बड़े नेता को हम गवा चुके हैं। जहाँ तक मैं उनको अपना आइकॉन मानता था और निश्चित रूप से उनके जाने का मुझे बहुत दुख हो रहा है। संघर्ष की दास्तान जो है वो उसका नाम जॉर्ज फर्नांडिस है। एक जो व्यक्ति बहुत निकट हो वो चला जाए तो बेहद तकलीफ तो होती ही है। जिस जॉर्ज की धड़कनों के साथ चलती थी हिंदुस्तान की रेलगाड़ियां, उस जॉर्ज की धड़कन रुक गई है। जिस जॉर्ज की धड़कनों के साथ चलती थी बंबई की टैक्सियां, उस जॉर्ज की धड़कन रुक गई है। जिस जॉर्ज की धड़कनों के साथ धड़कती थी सियासी इनकलाब की दास्तानें, उस जॉर्ज की धड़कन रुक गई। और जब वो धड़कन रुकी तो लगा इतिहास के पायताने पर आराम से सोता हुआ एक जमाना रुक गया है। वे एक जुझारू नेता थे। जन्मभूमि कहीं, कर्मभूमि कहीं, जनप्रतिनिधित्व कहीं, एक प्रकार से पूरे भारत में रचे बसे थे वो। आपातकाल में, इमरजेंसी में लोकतंत्र की स्थापना के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया था। जिंदगी ही तो है, रुक जाती है। अमरता का वरदान लेकर तो कोई नहीं आया यहाँ, लेकिन कुछ लोगों का जाना अपने साथ सारा जमाना ले जाता है। जॉर्ज फर्नांडिस का जाना एक आदमी का जाना नहीं है, सरसराती हुई नदी का झम्म से सागर में मिल जाना है। हथकड़ी में बंधी हुई इन कलाइयों में क्या नहीं है। बगावत से इश्क की ऐसी तासीर कि इंदिरा गांधी की हुकूमत तक हिल गई थी। प्रतिरोध का एक रोमांटिक नायक, इंसानियत से आशनाई का एक ऐसा चेहरा जिसने जुल्म के खिलाफ बादशाहों की बोलती बंद कर दी। इसलिए कहते हैं उस नस्ल से जिसने जॉर्ज के धड़कनों पर बगावत के खतूत नहीं पढ़े हैं। जॉर्ज होने का मतलब जवान होना होता है। जॉर्ज होने का मतलब अपनी धुनों के चक्के का रफ्तार बन जाना होता है। जॉर्ज होने का मतलब अपनी ही जिंदगी से बेवफा, अपनी ही जिंदगी से बावफा। उनका एक रोल जो रहा है पूरे मॉडर्न इंडिया के पॉलिटिक्स में, उस रोल को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, मजदूरों के लिए बहुत कुछ किया, जिसको आज उनका खोने का गम हम सभी को। जॉर्ज मतलब 50 के दशक का वो शर्मीला नायक जिसकी फोटो बंबई की हर टैक्सी पर छपी होती थी। जॉर्ज मतलब 37 साल का वो बागी तेवर जिसने दक्षिण बंबई से कांग्रेस के दिग्गज एस.के. पाटिल को धूल चटाती थी। जॉर्ज मतलब मजदूरों की वो आवाज जिसने 1974 में भारत की रेलगाड़ियों के चक्के थाम दिए थे। जॉर्ज का मतलब मध्य वर्ग के हिकारतों का एक बुत जिसे कारखानों के मजदूर अपना देवता कहते थे। और जॉर्ज का मतलब आपातकाल में इंदिरा गांधी से लोहा लेने वाला एक जिद्दी फक्कड़ आदमी।
दिल्ली की सर्द भोर में जब रात अपने नींद के तीसरे पहर में थी, चांद सूरज को जगाने निकला था और यमुना की यूनिंदी लहरें थमी हुई थीं, स्वाइन फ्लू ने ऐसे जॉर्ज को हमसे छीन लिया। वक्त का तसव्वुर देखिए कि जिस जॉर्ज को एक नामुराद से टिकट के लिए नीतीश कुमार ने तरसा दिया था, उनकी भी आंखों में आंसू थे। तो न सिर्फ वो हम लोगों के नेता थे, हम लोगों के अभिभावक भी थे। 1994 में उनकी के नेतृत्व में नई पार्टी बनी और उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में जो कुछ भी सीखने का अवसर मिला। जॉर्ज की रुकी हुई धड़कनों ने वक्त के कैलेंडर की एक तारीख पर जिंदगी से बेवफाई की सिसकती हुई कहानी छाप दी है। जीव विज्ञान की व्याख्याएं कहती हैं कि जॉर्ज अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन समाजशास्त्र की दफाएं कहती हैं कि अपनी पागल जिदों के पीछे भागते हुए आवारगी के नायक कहीं नहीं जाते, कभी नहीं जाते। इतिहास के पन्ने जब भी पलटे जाएंगे, बहुत याद आएगा हाथों की जंजीरों को पाजेब की तरह खनखनाता वो अल्लड़ नायक जिसे जमाना जॉर्ज फर्नांडिस कहता था। माता पिता जॉर्ज को पादरी बनाना चाहते थे। जॉर्ज पॉलिटिशियन बन गए और बने भी ऐसे कि युवा उम्र में कांग्रेस के दिग्गज नेता एस के पाटिल के खिलाफ मुंबई में लोकसभा का चुनाव लड़ गए। पाटिल ने कहा कि उनको तो भगवान भी नहीं हरा सकते। जॉर्ज ने पोस्टर चिपकवा दिए कि जिनको भगवान नहीं हरा सकते उनको आप हरा सकते हैं, आप यानी कि जनता। और जनता ने पाटिल को हराकर जॉर्ज को ऐसा नेता बना दिया जिसकी शख्सियत को छूकर राजनीति लंबे अरसे तक चलती रही। मैं जॉर्ज फर्नांडिस सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तेवर वाले जॉर्ज का ये वो चेहरा लोगों के सामने आया जिसके खिलाफ उनकी राजनीति चलती रही। 1998 में जब जॉर्ज फर्नांडिस वाजपेयी सरकार में रक्षा मंत्री बने तो ये वो जॉर्ज नहीं थे जिन्होंने 6 साल पहले बाबरी मस्जिद के ध्वंस पर बीजेपी और आरएसएस की लानत मलानत की थी। कर्नाटक में पैदा हुआ 10वीं तक पढ़ा एक नौजवान मुंबई में आम लोगों के लिए आंदोलन का एक युवा चेहरा, म्यूनिसिपैलिटी का पार्षद और उम्र महज 36 साल। लेकिन 1967 में इस जॉर्ज ने जब कांग्रेस के दिग्गज नेता एस के पाटिल को 42,000 वोटों से हराकर संसद में प्रवेश किया तो ये कांग्रेस के अभेद्य किले में एक बड़ी दरार की आहट थी। बात हो रही थी तो अचानक ही किसी साथी ने कहा कि क्या एसके पाटिल को हराया जा सकता है। तो मैंने इस बात को उठाया, मैंने कहा जॉर्ज हराया जा सकता है और केवल तुम ही हरा सकते हो और कोई भी आदमी बम्बई में जॉर्ज फर्नांडिस के अलावा एसके पाटिल सही के आदमी को पराजित नहीं कर सकता है। तो हंसते हंसते बात पक्की हो गई और तैयारी शुरू हो गई। एसके पाटिल को हराना चाहिए। फिर कौन हराएगा एसके पाटिल को? फिर अंगूठे का इशारा, यू कैन डिफीट एसके पाटिल, आम आदमी हरा सकता है एसके पाटिल को। तो जनता बनाम एसके पाटिल हो गई और पाटिल साहब 35,000 वोट से हार गए। ये करिश्मा था जॉर्ज फर्नांडिस का। जॉर्ज संसद पहुंचे तो संसद जनाक्रोश को व्यक्त करने का एक तीखा माध्यम बनती गई। दिल्ली की हुकूमत को वो बेचैन करते थे तो मुंबई के मजदूरों को उनमें अपना शेर नजर आता था। मजदूरों की हर हड़ताल जॉर्ज के हुक्म से होती थी और अगर वो हड़ताल 3 दिन से ज्यादा चल जाए तो मजदूरों के लिए खाना लेकर उनकी बस्ती में जॉर्ज खुद पहुंच जाते थे। एस के पाटिल को हराने के बाद जॉर्ज को दूसरी बार राष्ट्रीय सुर्खियां तब मिली जब उन्होंने अपने बूते पूरे देश में रेल हड़ताल करवा दी। लेकिन 16 साल बाद जब वही जॉर्ज रेल मंत्री बने तो कोंकण जैसे जटिल इलाके में रेल चलाने का बीड़ा उठाया। जॉर्ज फर्नांडिस वो व्यक्ति है जिनका सपना था कि एक न एक दिन मुंबई और मंगलोर के बीच एक रेलवे ट्रैक बने। कई लोग आते थे मंगलोर से मुंबई
और उन्हें बहुत कठिनाई होती थी। जॉर्ज खुद मंगलोर से आए थे, उनका सपना था कोंकण रेलवे और उन्होंने वो सपना साकार किया। इंदिरा गांधी की तत्कालीन सरकार जॉर्ज के खिलाफ खड़ी हो गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक हड़ताल तोड़ने के लिए 30,000 से भी ज्यादा मजदूर नेताओं को जेल में डाल दिया गया और यहीं से जॉर्ज का कांग्रेस के खिलाफ वो मोर्चा खुला जिसका अंजाम 1975 में डायनामाइट केस और जॉर्ज की गिरफ्तारी के रूप में सामने आया। 1977 में जॉर्ज की ये तस्वीर नौजवानों के लिए जोश का सबब बन चुकी थी। 1977 में जब इमरजेंसी हटी तो भी सरकार ने जॉर्ज को जेल से बाहर नहीं निकाला। वो तिहाड़ में रहकर ही चुनाव लड़े और मुजफ्फरपुर से जीत भी गए। जॉर्ज इस तेवर के साथ पूरे देश में जाने गए कि इनकी आवाज कभी कोई सरकार बंद नहीं कर सकती। मेरे ऊपर उम्र का असर होता नहीं है और न ही मेरे बोली पर किसी प्रकार का असर होता है। हम जैसे थे वैसे ही। 1977 में चुनाव जीतने के बाद एक नए जॉर्ज फर्नांडीज का अवतार हुआ जो गैर कांग्रेसी सरकारों में अहम भूमिका निभाने लगे। 1977 में जॉर्ज तत्कालीन मोरारजी देसाई सरकार में पहले संचार मंत्री बने, फिर उद्योग मंत्री। 1979 में जब जनता पार्टी टूटी और मोरारजी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया तो जॉर्ज ने मोरारजी सरकार के समर्थन में भाषण दिया, लेकिन अगले दिन वोट दिया सरकार के खिलाफ और खुद चले गए चौधरी चरण सिंह के साथ। लेकिन चौधरी चरण सिंह ने अपनी सरकार में इन्हें मंत्री नहीं बनाया। 10 साल बाद जब 1989 में वीपी सिंह की सरकार बनी तो वीपी के बेहद करीबी बन गए जॉर्ज, जिन्हें रेल के अलावा कश्मीर मामलों का मंत्री बनाया गया। लेकिन 1 साल बाद जब वीपी सरकार गिरी तो जॉर्ज ने अब की बार न सिर्फ वीपी का बचाव किया बल्कि उनके साथ ही रहे। बाद में जनता दल में जब लालू यादव से उनकी तनातनी बढ़ी तो नीतीश कुमार के साथ अलग होकर समता पार्टी बना ली और गठबंधन किया बीजेपी से। 1988 में जब वाजपेयी की सरकार बनी तो जॉर्ज उस सरकार में रक्षा मंत्री बने। लेकिन रक्षा मंत्री के रूप में जॉर्ज की किरकिरी और इस्तीफा तब हुआ जब तहलका कांड में रक्षा सौदों को लेकर उनकी पार्टी की अध्यक्ष जया जेटली घिर गईं। 2004 में वाजपेयी सरकार गिरने के बाद जॉर्ज का राजनीतिक जीवन थमने लगा। अपनी ही पार्टी में वो तब दरकिनार हो गए जब 2009 के चुनाव में नीतीश कुमार ने जॉर्ज को लोकसभा का टिकट तक नहीं दिया। आज तक ब्यूरो। जॉर्ज सांसद हो गए थे। एक बार कोलकाता से दिल्ली प्लेन से आते समय मुलाकात उनकी पूर्व केंद्रीय मंत्री हुमायूं कबीर की बेटी लैला कबीर से हो गई। एयरपोर्ट पर जॉर्ज ने लैला को उनके घर तक छोड़ने का प्रस्ताव रख दिया। लैला ने इनकार कर दिया। कुछ समय बाद जॉर्ज ने लैला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो लैला ने स्वीकार कर लिया। उस शादी में जॉर्ज की धुर विरोधी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी पहुंच गई। अपने संबंधों को लेकर जॉर्ज कभी किसी पाखंड का हिस्सा नहीं बने। 1977 में जब जॉर्ज उद्योग मंत्री थे तो उनके पीए अशोक जेटली की पत्नी जया जेटली से उनकी दोस्ती बढ़ी। 7 साल बाद 1984 आते आते जया को लेकर जॉर्ज के अपनी पत्नी लैला कबीर से रिश्ते खराब हो गए, जिनसे उन्होंने प्रेम विवाह किया था। न जॉर्ज ने कभी जया जेटली से अपनी दोस्ती को नकारा, न जया ने। लेकिन 2010 आते आते जब जॉर्ज गंभीर रूप से बीमार रहने लगे तो उन पर हक को लेकर लैला कबीर और जया जेटली आमने सामने आ गईं। लेकिन जॉर्ज को सेवा के लिए लैला अपने साथ ले गई और अब जॉर्ज इस दुनिया को अलविदा कह चुके तो बस उनकी यादें ही बची हैं। आज तक ब्यूरो। विशेष में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।